चलो देखो एक बार फिर से थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं जो हम कल पढ़ाए थे लास्ट में ना, जो लास्ट में हम बताए थे उसी को थोड़ा रिवीजन करते थे। वहीं से शुरू करते हैं। देखो हमने बताया था एक तरह से हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सही बात है ना, हम मेटल सीख रहे थे। और याद करो हमने बताया था कि मेटल जिस मिनरल से प्राप्त होता है, जिस मिनरल से हम फाइंड आउट करते हैं मेटल्स, उस मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं ना। ओके, तो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे ओर्स का। अब देखो यहाँ से हम ओर्स में बांटते हैं, ये ओर्स अब देखते हैं ओर्स कितने टाइप के मिलते हैं। अगर याद करो तुमने बताया था कि कल ओर्स कितने टाइप के मिलते हैं, यहाँ बताया था ना जी, ऐसे 3 टाइप के मिलते हैं ना। एक होते हैं लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स, और एक होते हैं मॉडरेटली, और एक होते हैं हाई। तो सबसे पहले लिखते हैं हाँ कंसंट्रेटेड ओर का मतलब हमने कल बताया था ना, कंसंट्रेटेड ओर का मतलब होता है कि उसको हम अच्छे से धुलाई कर लेते हैं, उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं, उसमें जितनी भी मिट्टी लगी रहती है उसको उस सबको हम निकाल देते हैं, साफ कर लेते हैं। तो उसी को मिट्टी साफ करने के बाद जो ओर होता है उसी को हम कंसंट्रेटेड ओर बोलते हैं। तो कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। ओके, और सेकंड वाला हमारे पास था कंसंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। और एक होता है लास्ट में कंसंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। ओके, हमने बोला था ना कि ओर में मेटल 3 तरह से पाए जाते हैं। एक होते हैं सबसे हाई रिएक्टिव मेटल वाले होते हैं, और एक होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, और एक होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स। अब अगर याद हो तो हमने बताया था कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये कितनी कैटेगरी में पाए जाते हैं, 2 कैटेगरी में ना। एक को हम बोलते हैं ऑक्साइड, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ना, उसको कार्बोनेट कर लो, तो वो कार्बोनेट था। और दूसरा है सल्फाइड। थोड़ा सा भी बात भी उसको सही करें ना, वो ऑक्साइड नहीं था, वो क्या था, कार्बोनेट था। ओके, और बाकी जो हमारे पास ये लेस रिएक्टिव मेटल है हम वो किस तरह की ओर में पाए जाते हैं, वो भी सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं ना, सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और सामान्यतः जनरली अगर देखा जाए तो ये जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं ना, क्लोराइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, और ये है कार्बोनेट ओर के बारे में ओर में, और ये है सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, और ये भी किसमें, सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। फिर याद करो तो हमने बताया था कि जो ये कार्बोनेट ओर होते हैं इनमें हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं ना, कैल्सिनेशन प्रोसेस करते हैं। और बाकी जो सल्फाइड ओर होते हैं इनको हम प्यूरिफाई करने के लिए, इनसे मेटल फाइंड करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रोस्टिंग। वो रोस्टिंग प्रोसेस होता है। ठीक, अब हम कार्बोनेट ओर को और सल्फाइड ओर को दोनों, कार्बोनेट ओर को हम कैल्सिनेशन करके और सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग करके हम जो स्टेट प्राप्त करते हैं उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ऑक्साइड स्टेट हम प्राप्त कर लेते हैं दोनों की, यानी कि कह लो तो मेटल ऑक्साइड उसे हम बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। अब याद करो तो हमने बताया था कि मेटल ऑक्साइड को हम अगेन क्या करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जनरली कोयले जो कार्बन नहीं होता है, कार्बन कोल, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है इसके लिए, तो हम कोल का यूज करते हैं, कोयले का यूज करते हैं, मतलब कार्बन से बने कार्बन का यूज करते हैं। तो हम इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके मतलब इसका हम रिडक्शन करवा लेते हैं, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड होता है
रिडक्शन मतलब क्या होता है जी? रिडक्शन मतलब कि ऑक्सीजन का निकलना होता है ना, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना। तो मेटल ऑक्साइड से सोचो, मेटल ऑक्साइड यानी कि जैसे हमने लिख दिया MgO, तो मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन का रिमूवल ही तो हुआ। तो हम ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? सिंपल मेटल बचेगा। तो मेटल ऑक्साइड को हम रिडक्शन करवाएंगे, और रिडक्शन करवा के हमें क्या मिलेगा? हमें मेटल मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उस मेटल की प्योरिटी 100% नहीं रहेगी, हमें मेटल मिल जाएगा। लेकिन इस मेटल को हम एक तरह से इम्प्योर मेटल बोलते हैं। कौन सा मेटल बोलते हैं? इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल, ओके, यह है इम्प्योर मेटल। अब इस इम्प्योर मेटल को अगेन हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं ना। रिफाइनिंग बोले या तो फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्यूरिफिकेशन। रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं? रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से हम, जैसे यहाँ इम्प्योर मेटल कहने का मतलब है ना कि जब हम मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करवाते हैं तो मेटल मिलता है हमें, तो मेटल होता है, लेकिन वो उसकी प्योरिटी नियर अबाउट 90% तक होती है, 90, 91, 92% तक होती है, उससे आगे नहीं होती। तो उसको हम 100% कर, यानी कि 100% तो होता ही नहीं, किसी कोई भी मेटल हो वो 100% प्योर नहीं होता है, तो वो नियर अबाउट कभी भी 98+ तक चला जाता है वो। तो हम उसको रिफाइनिंग करके, जो रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद जो मेटल प्राप्त होगा हमें वो बिल्कुल प्योर मेटल होगा, प्योर मेटल हमें फाइंड होगा। ओके, तो ये तो हो गई मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की, यानी कि ऐसे रिएक्टिव मेटल्स जो थोड़े मीडियम क्वालिटी के होते हैं। बाकी अगर हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल है, वो जैसे सल्फाइड के फॉर्म में है, जैसे हमने क्या लिया सिनेबार, जैसे HgS होता है ना, सिनेबार। तो अगर हमें इसको करना होगा तो सेम वही प्रोसेस जो यहाँ पर करते हैं। सल्फाइड के लिए हम क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग से मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन, रिडक्शन से इम्प्योर मेटल, वो प्रोसेस आगे करते रहते हैं। यानी कि सल्फाइड है, इसको हम क्या करेंगे? हमेशा याद रखना कि सल्फाइड ओर को हम क्या करते हैं? सल्फाइड ओर को हम रोस्टिंग प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड भी चेंज करते हैं। अभी हम सबके बारे में बारी बारी से बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। ओके, तो सल्फाइड इसको हम सबसे पहले रोस्टिंग प्रोसेस से क्या करेंगे? रोस्टिंग प्रोसेस से हम इसको मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे, और रोस्टिंग प्रोसेस से इसको हम मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे। ओके, अब मेटल ऑक्साइड का हम अगेन क्या करवाएंगे? रिडक्शन। रिडक्शन, और रिडक्शन के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा ना। रिडक्शन के बाद हमें इम्प्योर मेटल मिलेगा, इम्प्योर मेटल मिलेगा। और ये जो इम्प्योर मेटल है ये नियर अबाउट 90% तक प्योर होता है। उसके बाद इसका हम फिर वही चीज़, यानी कि रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन कह लो, दोनों एक ही नाम है, रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन प्रोसेस हम क्या करते हैं? एकदम प्योर मेटल फाइंड करते हैं, एकदम प्योर मेटल फाइंड करते हैं, प्योर मेटल। प्योर मेटल कहने का मतलब कि 98% प्लस होता है, 98% प्लस उसकी प्योरिटी होती है। बस लगभग नियर अबाउट 1% या फिर 0.5% इम्प्योरिटी रह जाती है, ये तो एकदम बिल्कुल प्योर मेटल हमें फाइंड हो जाता है। ओके, और बाकी जो हमारे पास क्लोराइड है, तो क्लोराइड है मतलब ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड होता है ना, अगर याद करो तो हमने बताया था, जब ये आयनिक कंपाउंड है तो कहीं ना कहीं इसके बॉन्ड बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अटैच किए होंगे ना, एक दूसरे को पकड़े होंगे, तो इतना आसान नहीं होगा कि इसको हमें सोडियम को और क्लोरीन को अलग करना, इन सब प्रोसेस यानी कि किसी नॉर्मल चीज़ें से, नॉर्मल रिएक्शन से। इसी वजह से इसका हम क्या करते हैं? डायरेक्टली इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। भाई इसमें देखो दो आयन बन रहा है ना, सोडियम Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम क्या करेंगे? डायरेक्टली सोडियम अलग कर लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम क्या करते हैं? एकदम बिल्कुल मेटल को हम अलग कर लेते हैं। और ये जानते हुए कई तरीका है, अगर ये तो बुक की भाषा लिख रहे हैं, हालांकि अगर हमें मान लो कि हमने ये किया, हमने रिडक्शन करवा करके इम्प्योर मेटल फाइंड किया, फिर इम्प्योर मेटल का हमने प्यूरिफिकेशन कर लिया, फिर रिफाइनिंग करके हमने इम्प्योर मेटल फाइंड कर लिया,
फिर अब अगर पता लग रहा है कि नहीं ये प्योर मेटल, ये मेटल अच्छे से अभी प्योर नहीं हुआ, तो हम अगेन इसका रिफाइनिंग कर लेते हैं। फिर अगर हमें एहसास हुआ कि नहीं अभी और मुझे प्योर करना चाहिए, इसको एक दो बार और रिफाइनिंग कर लो, तो जो उसके बाद जो मेटल प्राप्त होगा ना वो लगभग नियर अबाउट 100% तक जा सकता है कि एकदम बिल्कुल 100% प्योर मेटल है। समझ रहे हो, ये होता है। तो बारी बारी से हम सबके बारे में सीखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में सीखेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल के बारे में, उसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के बारे में, उसके बाद हम लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में सीखेंगे। तो जो इंप्लीमेंट करना हो कर लो जल्दी से। यहाँ बस यहाँ तुम वो कार्बोनेट लिख लो, हमने ऑक्साइड का लिखवा दिया था। देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल। अच्छा अगर बात करें हम हाई रिएक्टिव मेटल, तो हाई रिएक्टिव मेटल में कौन कौन आ सकते हैं? हाई रिएक्टिव मेटल में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब आ सकते हैं ना। जो रिएक्टिव सीरीज में जो ऊपर के आते हैं लगभग चार एलिमेंट्स, मतलब 4 मेटल्स, वो सब किस में आएंगे जी? एक तरह से प्योर हाईली रिएक्टिव मेटल में आएंगे ना, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम है, सोडियम है, फिर कैल्शियम है। ओके, अब हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था कि जनरली किस फॉर्म में पाए रहते हैं? जनरली क्लोराइड के फॉर्म में पाए रहते हैं ना। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओर्स होते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव मेटल के जो ओर होते हैं, यानी कि सोडियम, ऐसे कह लो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम, ये सब के जो ओर होते हैं वो जनरली क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इन सब के जो ओर्स होते हैं वो जनरली क्लोराइड हमने लिखा था, जनरली लिखा था ना क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड और ऑक्साइड दोनों के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लोराइड के फॉर्म में अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? NaCl लिख सकते हैं, बोलिए। NaCl लिख सकते हैं, KCl लिख सकते हैं, CaCl2 लिख सकते हैं, ये सब हो सकता है ना। ऐसे हम ETC कर सकते हैं आगे तक, समझ पा रहे हो ना जी। और बाकी ऑक्साइड में हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्साइड में जैसे हमारे पास एक बॉक्साइड था, याद है? बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O, बोल बॉक्साइड है ना ये, Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइड। देखो Al2, ये बॉक्साइड मतलब ना इसमें थोड़ा सा ये वाटर मिला रहता है, पानी मिला रहता है। तो हम क्या करते हैं, वाटर के मालिक्यूल उसको बहुत ज़्यादा हीट करके टेम्परेचर देंगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना। तो हमारे पास सिंपली बचेगा क्या? Al2O3 तो बचेगा, Al2O3 ही सिंपल बचेगा, जो कि एक तरह से ऑक्साइड है। तो उसको हम हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल के ओर होते हैं उनमें से अगर हम मेटल को निकालना चाहेंगे तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस देखो क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को, इन सबको हीट करके ना, सबसे पहले जो क्लोराइड होते हैं, क्लोराइड कह लो या फिर जो हम दो का एग्जाम्पल बता देते हैं, क्लोराइड का और ऑक्साइड का, दोनों को बता देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो क्लोराइड है और ऑक्साइड है, इन दोनों को हम हीट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम हीट करेंगे और हीट करके हम इनको मोल्टेन फॉर्म में चेंज कर लेंगे। किस फॉर्म में? मोल्टेन। मोल्टेन समझ रहे हो? मोल्टेन फॉर्म मतलब कि लिक्विड फॉर्म में। इसको हम थोड़ी लिक्विफाई कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये है NaCl और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन सबको हम हीट करके टेम्परेचर ज़्यादा दे करके हम इसको मोल्टेन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, यानी कि लिक्विफाई कर लेंगे। अब लिक्विफाई करके हमारे पास दो बीकर यूज करेंगे। देखो, एक हम NaCl के लिए यूज करते हैं और थोड़ा बगल में बनाएंगे, शायद हो जाएगा। ये देखो, जब हम इसको इनका मोल्टेन फॉर्म में चेंज कर लिए हैं, तो अब इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, हम 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं इसमें ना। ये हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। एक को हम क्या बोलते हैं, कैथोड, दूसरे को एनोड बोलते हैं। ये यहाँ थोड़ा सा हम स्विच लगाएंगे
मतलब ऐसे कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। तो ये प्लस और ये माइनस ऑन कर लेते हैं। तो जब ये प्लस वाला है माइनस वाला, तो ये कौन सा ये प्लस बन जाएगा ना, और ये कौन सा बन जाएगा माइनस। तो जो प्लस वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनोड बोलते हैं ना, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। कैथोड बोलते हैं, माइनस वाले को कैथोड, और एनोड वाले को हम क्या, प्लस वाले को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अब जब हमने इसमें NaCl मिलाया है, तो NaCl किस फॉर्म में होगा, NaCl अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा ना। अपने आयनों में ब्रेक होने का मतलब कि अगर हमारे पास NaCl है, पहले हम NaCl के बारे में सब पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे। हमारे पास जब NaCl है, तो वो जब हीट करेंगे, मोल्टेन फॉर्म में थोड़ा सा लिक्विफाई करेंगे, तो अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि कैसे, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ओके, यानी कि इसके पास है Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस है और Cl माइनस है। अब मुझे ये बताओ, जो Na प्लस है वो प्लस आयन है ना, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किसके पास जाएगा, वो कैथोड के पास जाएगा ना। तो ये जितने भी Na प्लस हो किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास, ये कैथोड के पास जाएंगे। अब कैथोड के पास मतलब देखो, अभी हम पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कैसे हो रहा है। और जो क्लोरीन आयन है, वो क्लोराइड आयन है, वो किसके पास आएंगे, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के पास ही जाएगा ना। तो ये जो क्लोरीन है वो किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा। ये जितने भी क्लोराइड आयन वो किसके पास जाएंगे, वो इस एनोड के पास जाएंगे। तो एनोड के पास जाने वाले आयन्स को हम क्या बोलते हैं, एनोड के पास जाने वाले आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और कैथोड के पास जाने वाले आयन्स को हम कैटायन बोलते हैं। यानी कि तो एनोड के पास जो आयन जा रहे हैं, एनोड के पास जो आयन जाते हैं, उस आयन को हम क्या बोलते हैं, उस आयन्स को हम एनायन बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। और कैथोड के पास जो आयन जाते हैं, कैथोड के पास जो आयन जाते हैं, उस आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। समझ पा रहे हो, कैथोड के पास कौन जा रहा है, कैथोड के पास प्लस वाले जा रहे हैं ना, यानी कि सोडियम आयन जा रहे हैं। और एनोड के पास कौन जा रहे हैं, क्लोराइड आयन देखो जा रहे हैं। ओके, अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, देखो Na प्लस है ना, जब Na प्लस जाता है कैथोड के पास, ध्यान से समझना, जब Na प्लस जाता है कैथोड के पास, तो कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। ये आयन बना हुआ, आयन मतलब कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लूज कर दिया है। तो अब ये जाता है कैथोड के पास, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तुरंत क्या बना लेता है, तुरंत एक तरह से सोडियम मेटल बना लेता है, यानी कि Na बना लेता है, ये सोडियम मेटल बना लेता है। ये आयन था, जब एक इलेक्ट्रॉन इससे रिसीव कर लिया तो क्या हो गया, Na प्लस हो गया, यानी कि सोडियम मेटल बन गया। ये क्या, हाँ, कैथोड के पास ऑलरेडी बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कैथोड के पास ही तो थे। कैथोड के पास जो बैटरी हमने लगाया है, इस बैटरी, आखिर बैटरी डाउन होगी कि नहीं होगी, तो बैटरी डाउन होने का मतलब क्या, आखिर उसके इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन को खत्म कौन करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को खत्म ये सोडियम करेगा, सोडियम यहाँ से लेगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेगा कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से, उसके बाद सोडियम मेटल बना लेगा, सोडियम मेटल। और ये किसके पास जाकर के डिपॉजिट यानी कि जमा हो जाता है, किसके पास, ये कैथोड पर जाकर के ऐसे चिपकने लगता है, ऐसा चिपकने लगता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है, सोडियम मेटल इस पर चिपकने लगता है। और बाकी जो ये है एनोड के पास देखो क्या प्रोसेस होता है, क्या हुआ, नहीं, जैसे कि जब ये मेटल है, देखो मेटल की, आखिर मेटल क्या होता है, ये सोडियम होता है ना, नॉर्मली सोडियम होता है। तो इसके पास एक है, लेकिन हाँ ये रिएक्टिव तो है ना, क्योंकि अपने ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, लूज करना चाहेगा हमेशा। तो जब इसने एक इलेक्ट्रॉन पा गया तो ये आयंस था, तो जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये सोडियम मेटल हो गया। तो अनस्टेबल तो है ये, अगर इसको हम रिएक्शन किसी से करवाएंगे तो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इस आयन को किसी से रिएक्ट करवाएंगे तो आयन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस तो स्टेबल है ऑलरेडी, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन पा करके सोडियम मेटल बना लेता है। और बाकी एनोड के पास क्या होता है, एनोड वाले टर्मिनल पे क्लोरीन है,
देखो अभी Cl माइनस होता है ना, ये कैसा होता है, Cl माइनस होता है। तो अब क्लोरीन, अब देखो ये क्लोरीन है और बाकी और क्लोरीन, तो इन रुको एक ऐसे बना लेते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे हम बना देते हैं। इसमें देखो जितने भी आते हैं ये सब कौन, इसमें ये कौन सा प्लस वाला है ना जी, यानी कि एनोड है, एनोड पर क्लोरीन आयन आते हैं, ये सभी क्लोरीन आयन आते हैं, और क्लोरीन आयन कोवेलेंट बॉन्ड बना करके क्या बन जाते हैं ये सब, यानी कि कह लो Cl प्लस Cl कह लो, ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना करके Cl2 बना लेते हैं, जो कि बाहर निकलते रहते हैं। तो अगर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो कैथोड होता है, कैथोड की थिकनेस बढ़ती जाती है, कैथोड की थिकनेस मोटी होती जाएगी, मतलब ये मोटा होता जाएगा। बाकी एनोड पर क्या होगा, एनोड के बगल से क्या होंगे सब ऐसे कौन सी गैस निकलती जाएंगी, Cl2 क्लोरीन गैस बारी बारी से निकलती जाएंगे। तो हम जो ये प्रोसेस करा रहे हैं इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक। और बाकी जो हमारे पास ऑक्साइड है, एक हम बॉक्साइड देख लेते हैं। जैसे बॉक्साइड हमारे पास है Al2O3 इंटू 2H2, तो सबसे पहले हम इसको हीट कर देंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो वहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे ना। हम इसको हीट करेंगे तो Al2O3 सिर्फ बचेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर बन के निकल जाएंगे यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में लेकर आते हैं। इस बार थोड़ा बड़ा बना दें, समझ जाओगे। ये हम क्या बना रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड होंगे ना, एक कैथोड दूसरा एनोड है। ये ऐसा जूम करो, ये है बैटरी, ये माइनस है, ये प्लस वाला, तो ये वाला क्या प्लस वाला होगा और ये माइनस, यानी कि कैसे कौन सा इलेक्ट्रोड बन जाएगा, ये कैथोड, और ये क्या बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। ओके, अब हमने इनको मोल्टेन फॉर्म में चेंज किया, देखो हीट करके हमने क्लोराइड और ऑक्साइड को हीट करके मोल्टेन फॉर्म में बना दिया। अब मोल्टेन फॉर्म यानी कि हम इसको इसमें डाल दिए। ओके, अब जो ये Al2O3 है, देखो Al2O3 अपने देखो आयरन में कैसे ब्रेक होंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ Al3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ O2 माइनस, सोच पा रहे हो, बैलेंस देखो होगा 2 3 या 6, देखो 3 पॉजिटिव है ना, तो टोटल कितने होंगे, 2 एल्यूमिनियम है, यानी कितना 6 पॉजिटिव, और यहाँ पर O के पास मतलब ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 3 ऑक्सीजन यानी कितना हुआ 6, यानी कि दोनों बैलेंस है। तो अब ये आयन इसमें टहलेंगे सब, यानी कि Al3 प्लस और O2 माइनस ऐसे इसमें घूमते रहेंगे। तो Al3 प्लस और O2 माइनस, Al3 प्लस और O2 माइनस ऐसे घूमते रहेंगे इसमें। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करवाएंगे तो जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे ना, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे। ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज कैथोड की तरफ जाएगा, और बाकी जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएंगे, वो एनोड की तरफ जाएंगे। ये इसकी तरफ आ रहे हैं, एनोड की तरफ आ रहा है, ये एनोड की तरफ आएंगे। अब इनमें प्रोसेस ये होगा कि जो हमारे पास Al3 प्लस है, एल्युमिनियम 3 प्लस, इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है ना, तभी तो इस पर 3 प्लस आया है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा, एल्युमिनियम बना लेगा। ओके, जो कि है एक एल्युमिनियम मेटल, सॉलिड फॉर्म में इसके पास डिपॉजिट होता चला जाएगा, ऐसे इसी के पास ऐसे चिपकता चला जाएगा, हालांकि इतना ऊपर नहीं होगा। मतलब इसी के ऊपर से चिपकता रहेगा एल्युमिनियम, यह है एल्युमिनियम मेटल। ये एल्युमिनियम मेटल है, और बाकी जो हमारे पास O2 माइनस है, O2 माइनस
अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ कुछ हाँ ये O2 माइनस, अगर सोचो तो ये जानते क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो लिया है ना किसी से मतलब क्या, इसी से लिया ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है इस पर आकर के पॉजिटिव चार्ज के पास आकर, जैसे सेम वही काम यहाँ करता है। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखो तो जो क्लोरीन Cl माइनस होता है ना, वो आकर के इस पर एनोड पर आकर के 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बन जाता है क्लोरीन। तो अब एक और रहेगा, 2 हमेशा क्लोरीन ड्यूप्लेट फॉर्म में रहता है हमेशा ना, ये ड्यूल एटॉमिक होते हैं, एक क्लोरीन और है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और क्या बना लिया Cl। अब दोनों आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और क्या करते हैं Cl2 बन करके निकल जाता है। सेम ही प्रोसेस यहाँ होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लेता है, ऑक्सीजन एलिमेंट बना लेता है। तो और एक और ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन के पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है कहाँ पर आकर के, एनोड पर आकर के। एनोड पर आएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और तुरंत दोनों क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि O+O और क्या बना लेते हैं O2, ऑक्सीजन बना करके ऊपर निकल जाता है। तो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है तो इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते किस पार्ट से, किस तरफ से निकलेगी, एनोड की तरफ से, ठीक है। यहाँ से O2 गैस बाहर निकलते हुए अपीयर होंगी क्या मतलब निकलेंगे एक्चुअल में यहाँ से, और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलते हैं, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। वो इस प्रोसेस होता है, समझ गए नहीं। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जा रहा है, जैसे सबसे पहले हम क्या लेंगे, बॉक्साइट लेंगे Al2O3 × 2s2, इसको हम हीट करेंगे तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास आएगा Al2O3। अब इस Al2O3 को हम क्या करेंगे, ये मतलब इसको अगर हम डिजोल्व करेंगे थोड़ा सा वाटर में तो ये क्या होगा, अपने आयनों में ब्रेक हो जाएगा ना। आयनों में ब्रेक होने का मतलब कि Al3+ और 3O2- होगा। ओके, तो अब हमने जब में देखा तो ये अपने आयनों में ब्रेक हो गया, जो हमने जैसे इलेक्ट्रोलिसिस इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया तुरंत ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव को। तो जितने भी Al3+ आयन हैं वो किसके पास आएंगे, कैथोड के पास आएंगे। और ये सभी Al3+ आयन इस कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। हर एल्यूमिनियम का एक एटम, हर एल्यूमिनियम का एक आयन, एल्यूमिनियम का हर एक आयन इस कैथोड से 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और तुरंत क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम मेटल बना करके सॉलिड हो जाएगा और यहीं पर चिपकता चला जाएगा ऐसे। उसके बाद सी में यहाँ पर इस पे क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा O2- यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देता है और फिर अपना ऑक्सीजन बना लेता है। तो 2 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तुरंत O बना लेंगे और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड कह लो, यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन बना लेते हैं और ऑक्सीजन बनके उड़ जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड ये होता है, ठीक। और यहाँ पर सिमिलरली ऐसा होता है कि हम जब इसको NaCl को हम क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे तो Na+ और Cl- आयन में ब्रेक हो जाएंगे और जब ये अपने आयनों में ब्रेक हुए, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया, तुरंत क्या हुआ कि जो कैथोड वाला पार्ट है उस पर क्या होंगे, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। देखो Na+ आना शुरू हो गया और बाकी जो एनोड वाला पार्ट है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, उस एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन आयन आना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम क्या करता है, सोडियम इस कैथोड पर आकर के 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, सोडियम आयन कैथोड पर आकर के 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और रिसीव करके सोडियम मेटल बना लेता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। जैसे जब ये आयन रहता है ना तो मोल्टेन फॉर्म में रहता है और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके तुरंत ही सॉलिड बन जाता है और ये कैथोड पर आकर के चिपक जाता है। और इस वाले एनोड पर क्या प्रोसेस चल रहा होता है, एनोड पर क्लोरीन आयन क्या करता है, क्लोरीन आयन मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, भाई पॉजिटिव वाला तो इलेक्ट्रॉन लेगा कन्फर्म है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तुरंत इसको फ्री कर देता है। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तुरंत जब क्लोरीन आयन 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये एनोड क्या करेगा, एनोड इसको फ्री कर देगा। तब दोनों क्या बन गए, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बाहर निकल जाते हैं। समझ पा रहे हो, ये जो प्रोसेस है इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम क्या करते हैं,
हम हाई रिएक्टिव मेटल्स को अलग करते हैं उनकी इम्प्योरिटीज से। समझ पा रहे हो? इम्प्योरिटीज का मतलब यह है कि जो इनके पास क्लोराइड थे, जो ऑक्साइड थे, हमने सबको अलग कर दिया। ओके, नोट कर लो ये। ओके, देखो हमने हाई रिएक्टिव मेटल्स वाला पढ़ लिया ना। अब हमें क्या पढ़ना है? मॉडरेटली मेटल्स, यानी कि हम बात करें तो कंसंट्रेटेड और ऑफ मॉडरेटली मेटल्स। अब याद करो तो हमने मॉडरेटरी मेटल्स में बताया था, इसमें कौन कौन मेटल आएंगे पहले बताओ तो। इस मॉडरेटली मेटल में आएंगे जिंक, मैग्नीज, जिंक आएंगे, मैग्नीज आएंगे, आयरन, ये सब आ सकते हैं ना। बोलो, हेमेटाइट भी तो क्या, हेमेटाइट भी एक ऑक्साइड है ना। ओके, और अब देखा है इसमें हम कुछ एग्जांपल जनरली लेंगे। अब अगर हमें याद हो तो हमने बताया था कि ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं ना, ये कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में, और दूसरे सल्फाइड के फॉर्म में। याद है ना, ये दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड। तो हम यहाँ कार्बोनेट के फॉर्म में एक यूज कर लेते हैं, कोई जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और ZnS यूज कर लेते हैं जिंक सल्फेट के फॉर्म, सल्फाइड के फॉर्म में। अब इसमें से देखते हैं कि कैसे कैसे हम प्रोसेस कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर याद हो तो हमने बताया था ना कि सबसे पहले अगर ऐसे सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में अगर आते हैं ओर्स, तो हम उनका सबसे पहले क्या कराएंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कराएंगे ना। तो हम कार्बोनेट का क्या कराते हैं, कार्बोनेट का हम कैल्सिनेशन कराते हैं, और बाकी सल्फाइड का हम क्या कराते हैं, रोस्टिंग कराते हैं। अब ये वो चीज़ होती है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मान लो कि हमें तालाब में, ऐसा अजूम करो कि तालाब में हमें मछली पकड़नी है, तो हमारा डायरेक्टली काम क्या है, हमारा डायरेक्टली काम है कि तालाब से मछली पकड़ना। लेकिन हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम जाएंगे पहले अच्छे से जाल बुनेंगे, एक नाव बनाएंगे, तो नाव से जाल में तब जाकर के मछली पकड़ पाएंगे ना। तो आखिर हम जो नाव, जो मछली, जो नाव बना रहे हैं, जो जाल बना रहे हैं, दोनों तो फालतू चीज़ है ना। लेकिन वो दोनों हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है, उन दोनों की हेल्प से हम मछली बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फेट से, यानी कि जो कार्बोनेट और सल्फाइड के ओर्स हैं, इनमें से इनसे डायरेक्टली मेटल को फाइंड करना बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से इनको हम सबसे पहले ऑक्साइड में चेंज करते हैं। कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों को हम ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और किसी भी मेटल ऑक्साइड से मेटल फाइंड करना हमारे लिए आसान होता है, और किसी भी सल्फाइड या फिर कार्बोनेट से मेटल फाइंड करना कठिन है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कार्बोनेट और सल्फाइड से मेटल नहीं फाइंड कर सकते। इसी वजह से इन दोनों को हम क्या किस में चेंज करेंगे, इन दोनों को हम ऑक्साइड में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले कार्बोनेट वाला देखते हैं, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट में जो हमारे पास है ZnCO3, हमारे पास है ZnCO3, तो ZnCO3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। अब हीट करने के बाद ये जिंक ऑक्साइड बनाता है, और प्लस क्या बना लेगा, प्लस CO2 बना लेता है। तो बस ये समझो कि अगर हम किसी भी कार्बोनेट को विदाउट, अच्छा इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है क्या, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही ना, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इस क्लोज्ड फर्नेस, इसको हम किस में हीट करते हैं, क्लोज्ड फर्नेस में। क्लोज्ड फर्नेस हम एक ऐसे कह लो कि हम बंद भट्टी में क्या करते हैं, बंद भट्टी में हम इसको हीट करते हैं जिंक कार्बोनेट को, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, इस रिएक्शन को होने के लिए बताओ ऑक्सीजन चाहिए जी। देखो जिंक ऑक्साइड, इसी में भाई CO2, इसी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो जिंक ऑक्साइड बना लिया और क्या बना लिया, CO2 बना लिया। तो ये जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, और जो हम ये हीट करने का जो ये प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। यानी कि बस समझो कि हम जब हम कार्बोनेट को हीट करते हैं, कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं विदाउट O2, बिना ऑक्सीजन के हम इसको अगर हीट करेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
इसी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। और कैल्सिनेशन कोई अलग चीज़ नहीं है, बस कैल्सिनेशन ये है कि अगर हम किसी भी कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के, तो बिना ऑक्सीजन के कार्बोनेट को हीट करना ही कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? कैल्सिनेशन प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया। और ये जो CO2 क्या करेगा? CO2 तो बाहर निकल जाएगा ना, CO2 सिंपली CO2 गैस है जी, बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड है वो क्या मिल गया? वो एक तरह से मेटल ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे में ही देख लेते हैं। अब हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड है इसको हम रिडक्शन करवाते हैं किससे? कार्बन से। जनरली हम रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में दो चीज यूज करते हैं, कार्बन और एल्यूमिनियम, इन दोनों का हम यूज करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म यूज करेंगे। और अब ये जो जिंक ऑक्साइड है और कार्बन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बना लेगा जिंक, और यहाँ से CO, यानी कि नाम क्या होगा इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से जिंक मेटल हमें क्या मिलेगा? फाइंड हो जाएगा ये जिंक मेटल। हाँ, लेकिन ये भी थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये जिंक मेटल कैसा है? इम्प्योर रहेगा ना, ये इम्प्योर रहेगा। इम्प्योर मतलब क्या? लगभग नियर अबाउट 90% तक ये प्योर रहेगा, ठीक है। बाकी जो CO नाम क्या होगा इसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? मेटल ऑक्साइड हम क्या करेंगे, एक तरह से इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं ना। इसी प्रोसेस, भाई देखो ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला? ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है ना। तो ये रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हुआ। अब ये हमारे पास एक तरह से मेटल मिला। जो जिंक मेटल ये क्या है? इम्प्योर है, लगभग नियर अबाउट 90% तक, 90% इसमें मेटल है, 90% एकदम बिल्कुल प्योर नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, जो हमारे पास सल्फाइड है। दूसरा होता है सल्फाइड और सल्फाइड और जो है एग्जाम्पल के तौर पे इसी को हम लेते हैं जिंक सल्फाइड, ZnS। अब जिंक सल्फाइड में देखो ऑक्सीजन नहीं है ना, तो इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं। किससे रिएक्ट करवाएंगे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तब ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड। ये बनाता है ZnO प्लस SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो जिंक, अब देखो इसको हमने हीट कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलने लग जाएंगे? इस प्रोसेस को हम बोलने लग जाएंगे रोस्टिंग। यानी कि जब हम किसी भी जिंक, किसी भी सल्फाइड को, जब किसी सल्फाइड को हम हीट करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, अगर हम किसी सल्फाइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ O2 की प्रेजेंस में अगर इसको हम हीट करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलने लग जाते हैं? रोस्टिंग। इसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलने लग जाते हैं। ओके, बस यही रोस्टिंग और यही हमारा कैल्सिनेशन। बस कैल्सिनेशन मतलब होता है कि विदाउट O2, और रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि विद O2। मतलब ऑक्सीजन अगर साथ में अगर हम हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ उसको हम हीट कर रहे हैं, उसको हम रोस्टिंग बोलेंगे। और बिना ऑक्सीजन के हम अगर हीट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन बोलते हैं। ओके, तो अब हमारे पास जो जिंक ऑक्साइड है वो जिंक ऑक्साइड मिल गया ना। जिंक ऑक्साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को तो हम मेटल ऑक्साइड बोलेंगे ना। ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। अब अगेन हम इस मेटल ऑक्साइड का यूज करेंगे, यानी कि जो जिंक हमारे पास है, इस जिंक ऑक्साइड, इसको हम कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करेंगे और ये इसका हम रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन मतलब नॉर्मली इसको हीट करते हैं, जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें जिंक मेटल मिल जाता है और CO गैस बाहर निकल आती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो हमारे पास जिंक है वही बिल्कुल मिल जाता है, यानी कि जिंक मेटल। एक तरह से इम्प्योर मेटल कह लो तो जिंक मेटल, जिंक मेटल। और ये लगभग कितना % तक प्योर होता है? ये नियर अबाउट 90% तक प्योर होता है। बाकी जो हमारे पास CO है यानी कि
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है सल्फ कार्बोनेट वाला और ये होता है सल्फाइड वाला। ओके, नोट कर लो प्रोसेस। फिर इसके बाद हम अभी देखो ये जो 90% तक सिर्फ प्योर है ना, अभी इसको हम रिफाइनिंग करना बाकी है। अब हम इन दोनों को रिफाइनिंग करेंगे। ठीक है, देखो चाहे सल्फाइड वाला हो चाहे कार्बोनेट वाला हो चाहे सल्फाइड वाला हो, दोनों के जो हमने ऑक्साइड चेंज किए, दोनों को हमने ऑक्साइड में ही तो चेंज किया है। देखो हमने दोनों को ऑक्साइड में चेंज करके उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवा करके हमने मेटल फाइंड कर लिया। अब इस दोनों मेटल को हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे अलग अलग तरीके से। अलग अलग रिफाइनिंग एक ही तरीके से किया रहा था, नोट करो बता दे कैसे। अच्छा, हम यहाँ पर अगर ध्यान दो तो हमने जो जिंक का हमने एक तरह से रिडक्शन करवाया वो किसके हेल्प से करवाया है, कार्बनिक रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से ना। और बाकी जो हमारे पास एक और होते हैं, कुछ ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि कुछ ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं ना जी, जैसे कि MnO2 याद है ना, MnO2 यानी कि, और एक होता है हेमेटाइट याद है, Fe2O3, बोलो जी सही है ना, Fe2O3 या फिर MnO2। तो इन सब का हम रिडक्शन करवाते हैं ना एल्यूमिनियम की हेल्प से। किसकी हेल्प से, एल्यूमिनियम की हेल्प से हम इसका रिडक्शन करवाते हैं। एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन। तो ये क्या होगा, देखो अब ये बनेगा, जब इसका रिडक्शन करवाएंगे हीट करके तो ये मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा और प्लस Al2O3 बना लेगा, ये समझ रहे हो। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा FeO और प्लस Al2O3 बना लेगा, समझ पा रहे हो। तो ये एक तरह से ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके यहाँ जुड़ गया ना, तो ऑक्सीजन का निकलना यहाँ पर हो गया। देखो इसी वजह से क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। और बाकी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है या फिर ये आयरन ऑक्साइड है, ये उल्टा हो गया जी। ये ऑक्साइड कहाँ से, ऑक्साइड तो ऑलरेडी ये है ना जी, ये ऐसे होगा मैग्नीज और ये आयरन, ये मैग्नीज मेटल होगा, मैग्नीज मेटल। और ये कौन सा मेटल है, आयरन मेटल। तो ये भी थोड़ा लिख लो तो आगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन की जगह यहाँ लिख लेना, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे लिख लेना, रिड्यूसिंग एजेंट है ये भाई, जिसकी वजह से रिडक्शन होता है उसी को तो हम बोलते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी वजह से रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम दो चीज यूज कर रहे हैं ना, एक कार्बन दूसरा एल्यूमिनियम। रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अब हमें इसका प्यूरिफिकेशन करवाना, यानी कि एक और नाम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन का, क्या है वो बोलिए, रिफाइनिंग, रिफाइनिंग बोलते हैं ना। देखो अब हमारे पास जो हम क्या करेंगे, सल्फ रिफाइनिंग करा देना। देखो रिफाइनिंग प्रोसेस क्या है, रिफाइनिंग उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। वो भी किस चीज़ का, मान लो कि हमारे पास जो वो है जिंक मेटल, उसी का हम क्या कराते हैं, प्यूरिफिकेशन कराते हैं। तो जो हमारे पास जिंक मिला है, मान लो कि हमारे पास हमने जो वहाँ से जिंक फाइंड किया था ना जी, हम रिडक्शन करवा करके, तो रिडक्शन करवा करके हम मान लो कि हमने जो जिंक फाइंड किया है वो ये है, इससे सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। ये जिंक हमारे पास है, हमें इसको और प्योर करना है अभी। ये है जिंक मेटल, हमें इसको भी और प्योर, ये लगभग कितना परसेंट प्योर है, 90% प्योर है, बाकी भी इसको एकदम 100% तक प्योर करना है इसको। ऐसे हर मेटल को किया रहता है, चाहे जो भी मेटल रहे, अगर उसको प्योर करना है तो हमें उसको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा। अब रिफाइनिंग के लिए देखो कई चीज़ें कंडीशंस होती हैं। पहली बात, आप एक बड़ा सा बी कर लेंगे इसमें, हाँ यहाँ सुनवाते हैं पूरा बड़ा सा एक बार में। देखिए आप एक बड़ा सा बी कर लेंगे और इसमें खास तौर पे ये ध्यान रखेंगे कि जो मेटल है, ये कौन सा मेटल है, जिंक मेटल है ना। तो अगर ये जिंक मेटल है तो इसी का हम एक सल्फेट लेते हैं इसमें,
तो हम इसमें एक सोल्यूशन यूज करेंगे जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। याद हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो मेटल हम यूज करेंगे उसी मेटल का हम सल्फेट यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम इसमें एक सोल्यूशन ये यूज कर रहे हैं जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। इसमें होने वाली बात, सबसे पहले इस बीकर में ZnSO4 पूरा एकदम अच्छे से रख दिया, मोल्टेन फॉर्म में, भाई आखिर लिक्विड फॉर्म में है। ओके, हमने उसके बाद हमने इसमें जो, अच्छा ये वाला क्या है, प्योर है कि इम्प्योर है बताओ? इम्प्योर है ना जी, इसी को तो हमें अभी और प्योर करना है। तो हमारे पास जो ये है उस मेटल को यहां लिखते हैं, बनाते हैं। ये याद रखना ये कौन सा मेटल है हमारे लिए? इम्प्योर मेटल है ना, यह है इम्प्योर मेटल। यह है जिंक रॉड, जिंक रॉड जो कि हमारे पास कौन सा है, इम्प्योर वाला ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक और जिंक रॉड इसमें डालते हैं, पतला सा जिंक रॉड डालते हैं, कोई जरूरी नहीं मोटा सा हो, बिल्कुल पतला सा जिंक रॉड एक डालते हैं इसमें। एक हमने बिल्कुल पतला सा एक जिंक रॉड इसमें डाल दिया। हाँ, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, ये बिल्कुल प्योर है, ये पहले से एकदम 90 एकदम समझ लो कि 100% बिल्कुल प्योर मेटल है ये बिल्कुल एकदम प्योर। ये भी जिंक रॉड ही है, जिंक रॉड, लेकिन ये क्या है, बिल्कुल प्योर है, प्योर नियर अबाउट 100% कह लो, 100% तो नहीं होता लेकिन लिख लेते हैं 100% प्योर है ये। अच्छा, अगर सोचो, अगर हम कहें कि इस वाले जिंक रॉड में और इस वाले जिंक रॉड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, थिकनेस की बात नहीं करो, अगर थिकनेस वाला दोनों का हमने दोनों का डायमीटर सेम हमने यूज कर लिया, तो इन दोनों रॉड में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? सबसे ज्यादा प्योर वाला होगा ना, क्योंकि इसमें तो इम्प्योरिटी है ना जी, इसमें क्या है, इम्प्योरिटी मिली हुई है। ओके, और उसके बाद कंडीशन देखो, सब चीज ये सब कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि जो प्योर रॉड होगा उसको हम पतला लेंगे, और जो मतलब ये इम्प्योर वाला तो है ही, कोई बात नहीं। हालांकि कोई कंडीशन नहीं कि यहाँ पर आप पतला ही लेंगे, आप मोटा भी लेंगे तो भी सेम काम करेगा। हाँ, लेकिन याद रहे कि जो मेटल रहेगा उसी मेटल का हम सल्फेट यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ जिंक रॉड है तो हम जिंक सल्फेट यूज करेंगे, और ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम सल्फेट हम नहीं यूज करेंगे, नहीं तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं, ये प्योर बने होगा ही नहीं। हमें इसको प्योर करना ना, और ये हमारे पास प्योर ऑलरेडी है, हमने एक लाना है, इसमें एक बैटरी लेकर आना है, पावरफुल बैटरी। याद रखना, हम इसको जो इम्प्योर रॉड है, कौन सा रॉड है, इम्प्योर वाला, उस इम्प्योर वाले को हम अटैच करते हैं प्लस वाले से, और जो प्योर वाला होता है उसको हम माइनस वाले से अटैच करेंगे। याद रखना है चीजें, ठीक है। ये माइनस होना चाहिए और ये प्लस होना चाहिए, गलती नहीं। अगर माइनस प्लस उल्टा पलटा हो गया तो बिल्कुल बनेगा, प्योर होगा ही नहीं, आप कितना भी प्रयास करते रहिए। समझ पा रहे हो ना, जो इम्प्योर रॉड होगा वो कैसा होना चाहिए। अभी सब कंडीशन समझा रहे कैसा क्यों होगा, अभी तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। तो जो इम्प्योर रॉड होगा उसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, जो प्योर रॉड होगा उसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे। ओके, अब जब हम नेगेटिव इसको चार्ज दे रहे हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव वाला आएगा ना। बोलो, इसकी इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव वाला, और इस चार्ज के ऊपर, इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना जी। बोलो, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया है। ओके, और इसमें भी देखो जिंक ZnSO4 है कि नहीं, तो ये अपने, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि जब हमने इसमें करंट फ्लो करवाया तो ये अपने आने में ब्रेक होगा ना। तो ये कैसे ब्रेक होगा जी, ये वाला देखो, ये ZnSO4 में ब्रेक होगा ना। देखो, ये ZnSO4 किसमें, Zn2+ और SO4 2-। बोलो सही है, Zn2+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। ओके, ZnSO4 और SO4 2- में ब्रेक होगा। ओके, अब जब देखो, जैसे ही हमने क्या करना है, हम जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया तुरंत ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव वाला किसको खींचने की कोशिश करेगा, अपने पास इसको खींचने की कोशिश करेगा ना। तुरंत ये इसके ऊपर पहले, सबसे पहले इसमें कौन चिपकना, जैसे ये इसके पास आएगा तो ये क्या है हमारे, अच्छा ये कौन सा रॉड है हमारे लिए, कैथोड वाला है ना।
कैथोड रॉड है और ये कौन सा है, एनोड है। भाई पॉजिटिव वाले को हम एनोड बोलते हैं ना, और नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। तो अब देखो कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, एट कैथोड। अब कैथोड पर सबसे पहले जो हमारे पास जिंक रॉड ऑलरेडी है, उस जिंक रॉड पर क्या आएंगे, उस जिंक मतलब इस जिंक रॉड पर क्या होगा, जो Zn2+ है, जो ये सॉल्यूशन वाला Zn2+ कहाँ का, ये फ्रॉम सॉल्यूशन, याद रखना ये कहां से है, फ्रॉम सॉल्यूशन से। जो Zn2+ है, जो Zn2+ इस रॉड पर Zn2+ आएगा और वो इसको क्या, इससे क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तुरंत क्या बना लेगा, जिंक मेटल बना लेगा। सोचो भाई, 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब किसने 2 अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा ना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जब ये इसके पास गया इस कैथोड के पास गया तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास ऑलरेडी देखो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास ऑलरेडी भर भर के इलेक्ट्रॉन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसके पास मिला तुरंत फिर बना लिया क्या, जिंक मेटल बना लिया, ये जिंक मेटल बना लिया। और जैसे ये जिंक मेटल होता है, जैसे ये मेटल बनता है तुरंत ही स्ट्रांग बन जाता है, और तुरंत यहीं पर क्या होना, कहीं पर चिपकना शुरू कर देता है, ये ऐसे चिपक जाता है, इसी के ऊपर ऐसे चिपक जाता है। कहां से भी आ रहा है, ये इस सोल्यूशन से आ रहा है, ठीक है ना। और जब ये बार बार ऐसे करेगा, मतलब जैसे ही हम ये रिएक्शन शुरू होगा तो जिंक मेटल जब इस पर चिपकना शुरू होगा, तो अब बताओ यहां पर SO4- की ज्यादा अधिकता हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, SO4 ज्यादा हो जाएगा। अब जब SO4 ज्यादा रहेगा मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना, और पॉजिटिव चार्ज कम हो गए। जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो अब ये और ये, इन दोनों में से कौन वीक है, कौन सा रॉड, ये वाला रॉड वीक है ना, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी मिली हुई है। तो अब इसमें अगर इंप्योरिटी मिली हुई है, तुरंत यहां से जिंक Zn2+ निकलना शुरू हो जाते हैं। इस जिंक रॉड से क्या करते हैं, जिंक रॉड तुरंत इसको क्या करते हैं, ये जो जिंक मेटल है, यहां से देखो बताते हैं आपको, ये यहां तुरंत इनको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं इनके पास, और तुरंत यहां से Zn2+ आयन बना लेते हैं, ताकि इस इक्विलिब्रियम एक बोलते हैं, वो जैसे इक्विलिब्रियम में होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतने नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, तब हम कहते हैं उस सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों चीजें सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है दोनों, यानी कि वो तब एक स्टेबल कहलाएगा वो सॉल्यूशन। तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म होती है धीरे धीरे ना, जैसे ही Zn2+ इसके पास चिपकता है, तो आखिर ये Zn2+ जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इससे जिंक रॉड बना लिया, जिंक मेटल बना लिया, तो आखिर एक आयन की कमी हुई कि नहीं कमी हुई। जब एक आयन की सोल्यूशन में कमी हो गई तो आखिर इसका मतलब कि पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है, यानी कि हमारा सोल्यूशन डिस्टर्ब हो रहा है, सोल्यूशन की इक्विलिब्रियम खत्म हो रही है। तो सोल्यूशन की इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए, अब इक्विलिब्रियम क्या होता है वो 11th का टॉपिक, बस ऐसे समझो कि हाँ इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो रही है। जब इसकी स्टेबिलिटी खत्म होती है तो जिंक क्या करता है, ये जिंक मेटल यहाँ से जो वीक वाला है, तो वीक वाले क्या करते हैं, यहाँ से तुरंत इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, बाकी Zn2+ लेकर के वहां से निकल जाता है। और जब फिर Zn2+ लेकर के यहाँ से निकला तो फिर एकदम बैलेंस हो गया। फिर क्या किया, तुरंत इसने, इस रॉड ने फिर इसको अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, तो तुरंत फिर क्या करेगा, तो फिर क्या करेगा, Zn2+ इससे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर के तुरंत फिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया था वही इलेक्ट्रॉन यहाँ लेकर के तुरंत जिंक रॉड बना ले, जिंक मेटल बना लेता। समझ रहे हो। तो बार बार से अब जैसे फिर यहाँ पर इसके पास चिपक गया, तुरंत फिर एक 2+ की कमी हो गई, एक जिंक आयन की कमी हो गई, और फिर जैसे जिंक आयन की कमी तो फिर यहाँ से एक जिंक क्या करेगा, फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और 2 इलेक्ट्रॉन दे करके फिर ये निकल जाएगा। मतलब एट कैथोड पर ये होता है प्रोसेस। और उसी समय मतलब इसके साथ, हालांकि हम 2 तरीके से बताते तुम्हें, और इसी एट एनोड पर क्या होता है, हालांकि दोनों पर अलग अलग चीजों की बता रहे हैं अभी। और एट एनोड पर क्या होगा, एनोड पर होता है कि जो जिंक होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिंक मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके वहां से निकल जाता है, किस फॉर्म में, Zn2+ के फॉर्म में वहां से निकल जाता है, और यहां से निकल करके तुरंत ये कहां था, सोल्यूशन में, और फिर सोल्यूशन से फिर किस में आता है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के तुरंत जिंक रॉड बना लेता है। मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो Zn2+ बन जाएगा, फिर यहां से यहां चला आएगा, फिर यहां से यहां आया, तुरंत यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया था वही 2 इलेक्ट्रॉन यहां लेगा,
तुरंत ये क्या बना लेगा, Zn2 प्लस बना लेगा, जिंक रॉड, जिंक मेटल बन जाएगा, तुरंत इस पर चिपक जाएगा। ये तो हो गई मतलब इस जिंक वाले के लिए कि जिंक के साथ कौन सा फिनोमेना हो रहा है। अगर हम उसी इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बाकी इसके बारे में लिखते हैं तो बता दें। आखिर SO4 के साथ भी तो कुछ हो रहा होगा ना उसी समय। तो एट एनोड, तो एनोड के साथ क्या हुआ रहा था, एनोड के साथ जिंक रॉड था इसके पास, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ने लूज कर रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके तुरंत ये बना ले रहा था Zn2 प्लस, और Zn2 प्लस जैसे बना रहा था वैसे सॉल्यूशन में आ गया, और सॉल्यूशन में आने के बाद तुरंत ये जिंक रॉड जो प्योर वाला मेटल, प्योर रॉड है, उसने Zn2 प्लस को खींच लिया, तुरंत मेटल बना दिया। फिर एक आयन की कमी हो गई, फिर यहाँ से निकलता रहेगा। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, ठीक है ना, यहाँ से निकलता रहेगा, यहाँ से खींचता रहेगा, ये निकालेगा, खींचेगा, निकालेगा, खींचेगा। और SO4 के साथ क्या हो रहा है, SO4 के साथ क्या होगा देखो, और इसी समय इस कैथोड पर क्या होगा। अच्छा, कैथोड पर SO4 के बारे में कुछ होगा क्या, इसमें कुछ नहीं होगा। SO4 किसके पास जाएगा, SO4 इसके पास जाएगा। अब जैसे जब यहाँ पर जिंक मेटल निकल रहा है तो SO4 क्या करेगा, देखो अब जो SO, ये एट कैथोड की बात है, कैथोड कह रहे हैं, एनोड की बात है। अब एनोड पर क्या होगा, जो SO4 क्या है, SO4 2 माइनस है। अभी पॉजिटिव वाला है ना, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है ना भाई, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो SO4 इसके पास जाएगा, ओके। और ये पॉजिटिव है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन जो देखो 2 माइनस, इसका मतलब कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मिला है ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ देगा इसके पास, और तुरंत ही बना लेगा SO2, और O2 के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा दोनों, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के फॉर्म में यहाँ से निकलते रहेंगे। तो इस पार्ट से, इस पोर्शन से हम कह सकते हैं कि एनोड रॉड के बगल में, एनोड रॉड के बगल से ये गैसें निकलती रहती हैं बबल्स के फॉर्म में। अब भाई जब गैस है तो बबल के फॉर्म में ही तो निकलेगी, तो यहाँ से बबल के फॉर्म में ये निकलती रहेंगी, कौन, SO2 गैसें और O2 गैसें, ये दोनों गैसें यहाँ से निकलती रहेंगी। और यहाँ पर जो जिंक है बारी बारी से निकलता रहेगा, यहाँ चिपकता रहेगा, निकलता रहेगा, चिपकता रहेगा, निकलता रहेगा, चिपकता। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जिंक मेटल यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा और वो यहाँ पर आ जाएगा ना। तो अब सिर्फ जिंक मेटल आकर के यहाँ चिपका है, और बाकी जो इम्प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटी क्या होंगे, ऐसे नीचे आकर बैठ जाएंगे ना भाई। आखिर इम्प्योरिटी थोड़ी अट्रैक्ट करेगा जी, तो जो इम्प्योरिटी रहेगा वो क्या होगा, यहीं पर आकर के बैठ जाएगा नीचे। तो जो इस इम्प्योरिटी ये देखो, एनोड से निकलने वाले, एनोड रॉड से निकलने वाले इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। मतलब एनोड से निकला हुआ कचरा, एनोड मड, जो एक कचरा निकलता है उसको हम बोलते हैं एनोड मड, एनोड से निकला हुआ कचरा होता है। इस तरह की इस प्रोसेस में देखो, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग या फिर प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। हर मेटल को ऐसे करते हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए जो सोल्यूशन होना चाहिए उसी मेटल का होना चाहिए, उसी मेटल का सल्फेट सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे हमने जिंक मेटल था तो जिंक मेटल का हमने सल्फेट सोल्यूशन यूज किया था। और दूसरी कंडीशन क्या, दूसरी कंडीशन ये कि हाँ, अगर जो इम्प्योर वाला उसको पॉजिटिव चार्ज से अटैच करना है, और जो प्योर मेटल है, प्योर रॉड है, उसको हम किसी कैथोड से अटैच करेंगे। अगर अच्छा एक बात खुद सोचो, अगर इसको उल्टा कर देते तब क्या होता है, जब उल्टा कर देते तो स्ट्रॉन्ग कौन था, कि स्ट्रॉन्ग यही वाला था ना, तो इसी से थोड़ी मेटल निकल पाते। तो ये बिल्कुल रिएक्शन होता ही नहीं अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो। समझ पा रहे हो, नोट कर लो ये।